So hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to start with ये वाला thing. ये है हमारा सिविल रॉन्ग. सिविल रॉन्ग में हम लोग कल जो पहले वीडियो अपलोड किए थे वहां पर ये वाला पोर्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैं फिर से बता दूं ये वाली चीज. ठीक है. अच्छा, रॉन्ग जो है ना वो दो प्रकार के रॉन्ग होते हैं. रॉन्ग हमेशा दो प्रकार के होंगे. पहला रॉन्ग जो है वो है मॉरल रॉन्ग, नॉट एक्शनेबल, मतलब इसके अगेंस्ट तुम केस नहीं कर सकते. इसके अगेंस्ट तुम केस नहीं कर सकते. पकड़ लो. मॉरल रॉन्ग क्या होता है? मॉरल रॉन्ग जो तुम्हारे मॉरल के अगेंस्ट हो. अब सबके मॉरल्स अलग अलग है, तो कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है जो तुमको मॉरली पसंद नहीं आए, उसके लिए तुम उसके ऊपर केस नहीं कर सकते. क्या ये समझ में आ रहा है? तो मॉरल रॉन्ग एक प्रकार का रॉन्ग होता है जो नॉट एक्शनेबल होता है, मतलब उसके अगेंस्ट तुम केस नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट तुम कोई भी एक्शन, लीगल एक्शन नहीं ले सकते. उसके बाद आता है लीगल रॉन्ग. लीगल रॉन्ग वो सारे रॉन्ग हैं जहां पे आप लोग एक्शनेबल क्लेम कर सकते हो, एक्शंस जो है वो ले सकते हो, केस फाइल कर सकते हो. दो प्रकार के लीगल रॉन्ग्स होते हैं, एक है सिविल रॉन्ग, दूसरा है क्रिमिनल रॉन्ग. क्रिमिनल रॉन्ग हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में पढ़ेंगे आराम से. यहां पर हम लोग सिविल रॉन्ग के टाइप्स देख रहे हैं. सिविल रॉन्ग जो है एक प्रकार का टाइप होता है सिविल रॉन्ग में, वो है टॉर्ट, जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. टॉर्ट. उसके बाद आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड ब्रीच ऑफ इक्विटेबल एंड ऑब्लिगेशंस. तो हम लोग देख रहे हैं टॉर्ट. क्या ये समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे. जनरल कंडीशंस ऑफ लाइबिलिटी फॉर अ टॉर्ट, मतलब कोई भी इंसान अगर टॉर्टियस एक्ट करे, ठीक है, मतलब रॉन्ग काम करे, रॉन्ग एक्ट करे, तो उसके लिए कौन वो इंसान है, मतलब किस कारणवश उसके ऊपर लाइबिलिटी आ सकता है. लाइबिलिटी, क्योंकि टॉर्ट में आपको पता है कि आपको तो जेल में पकड़ के धोएंगे नहीं, वहां पे सिर्फ कंपेंसेशन होता है. टॉर्ट नॉर्मली कंपेंसेशन से चलता है. ठीक है, आपके साथ गलत हुआ तो आपको कंपेंसेशन दिया जाता है. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, अच्छे से देखना है. इन जनरल अ टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट और ओमिशन डन बाय द डिफेंडेंट. ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्ट फीसर. अच्छा, एक चीज समझो, एक एक वर्ड समझना है. इन जनरल अ टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट और ओमिशन. अब इस बात का ध्यान रखना, जो हम लोग कहते हैं ना रॉन्ग 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 करना, रॉन्ग करना, रॉन्ग करना, ठीक है, रॉन्ग करना. देखो, रॉन्ग में दो चीज आता है. रॉन्ग में हमेशा दो चीज आता है, एक एक्ट करना और एक ओमिट करना. सर इसका मतलब, देखो, ओमिट करने का मतलब होता है छोड़ देना, नहीं करना. दोनों गलत है. अगर तुम गलत काम कर रहे हो या फिर कोई सही काम था जो तुमको करना चाहिए था, तुमने वो नहीं किया, तब भी गलत है. समझ में आ रहा है? रॉन्ग में दो प्रकार के रॉन्ग आते हैं. एक है तुम रॉन्ग कमिट कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, और एक है सही काम ना करना. जो काम तुमको करना चाहिए था वो काम ना करने से भी तुमने अगर ओमिट कर दिया, लीव कर दिया, नहीं किया, तब भी रॉन्ग, तब भी वो गलत है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई मेरे? जो सही काम तुमको करना था वो तुमने नहीं किया, तो तब भी वो रॉन्ग है, वो गलत है. इन जनरल अ टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट, जो तुमने किया, या फिर कोई ओमिशन जो तुमने नहीं किया, डन बाय द डिफेंडेंट. डिफेंडेंट कौन? बताओ ना, डिफेंडेंट कौन? हाँ, डिफेंडेंट वो बंदा जिसके अगेंस्ट केस हुआ है, तुम अपने आप को डिफेंड करोगे. एक होता है प्लेंटिफ और दूसरा होता है डिफेंडेंट. अब डिफेंडेंट को हम लोग टॉर्ट फीसर भी कहते हैं. क्या कहते हैं बताओ? टॉर्ट फीसर. ठीक है, टॉर्ट फीसर, टॉर्ट फीसर. इस बात का ध्यान रखना. किसी भी केस में हमेशा दो ही पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं. एक होता है प्लेंटिफ, दूसरा होता है डिफेंडेंट. अब प्लेंटिफ बहुत सारे भी हो सकते हैं या फिर एक सिंगल बंदा भी हो सकता है. डिफेंडेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं या फिर एक सिंगल बंदा भी हो सकता है. समझ में आ रहा है? किसी भी केस में दो ही पार्टीज होंगे, एक होगा प्लेंटिफ, दूसरा होगा डिफेंडेंट. प्लेंटिफ वो बंदा जो केस करता है, जो पीड़ित है. तुम पीड़ित हो तभी ना जाके तुम किसी के ऊपर केस करोगे, राइट? तुम्हारे साथ गलत हुआ है इसलिए तुम जाके केस करोगे, राइट? और डिफेंडेंट वो बंदा जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं नहीं, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया. समझ में आ रहा है? डिफेंड कर रहा है. ठीक है, तो डिफेंडेंट के ऊपर केस आया,
किस बात का केस आ सकता है? या तो उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया या फिर उसने कोई कुछ ओमिट कर दिया जो उसको करना था। ठीक है। अ टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट और ओमिशन डन बाय द डिफेंडेंट, समझ में आ रहा है? वे बाय he has without just cause or excuses caused some harm to plaintiff to constitute a tort there must be, मतलब अगर हम लोग अगर देखेंगे, हम लोग अगर इसका एग्जामिन करें कि सच्ची में प्लेंटिफ ने किसी प्रकार का हार्म किया है, सॉरी सच्ची ने डिफेंडेंट ने सच्ची में डिफेंडेंट ने किसी प्रकार का हार्म किया है कि नहीं प्लेंटिफ को, वो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? टू कंस्टिट्यूट अ टॉर्ट देयर मस्ट बी, इस बात का ध्यान रखना। ये समझ में आ रहा है? तो तुम ये कह सकते हो कि ये जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, ये है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू कंस्टिट्यूट अ टॉर्ट, कि टॉर्ट होने में क्या क्या चीजें जो है वो नेसेसरी है। ठीक है, लिख सकते हो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, यहां पे लिख दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू कंस्टिट्यूट अ टॉर्ट। ठीक है, लिख दिया। अब देखो, अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट ने किसी प्रकार का रॉन्गफुल एक्ट किया या फिर जो सही काम था वो उसने नहीं किया, ओमिट किया, ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट। द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन कॉजिंग लीगल डैमेजेस टू अनदर। अब ये मॉरल डैमेजेस नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पे लीगल डैमेज होना पड़ेगा, जो सिविल एंड क्रिमिनल आ जाता है। सिविल एंड क्रिमिनल में से सिविल होना पड़ेगा, सो दैट, क्योंकि टॉर्ट जो है वो सिविल के अंदर आता है। ठीक है, लीगल डैमेज होना चाहिए। ठीक है, प्लेंटिफ को लीगल डैमेज होगा तभी जाके हम लोग कहेंगे कि चलो टॉर्ट वाला क्राइम हुआ है, टॉर्ट वाला रॉन्ग हुआ है। क्योंकि रॉन्ग के अंदर दो प्रकार के रॉन्ग आते हैं, एक है मॉरल रॉन्ग, दूसरा है लीगल रॉन्ग। मॉरल रॉन्ग तो एक्शनेबल नहीं है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लेंटिफ केस नहीं कर सकता अगर मॉरली उसके अगेंस्ट कुछ गया हो। लेकिन लीगल रॉन्ग अगर है तो तुम केस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट, जो डिफेंडेंट ने रॉन्गफुल एक्ट किया, जो काम किया, उसके नतीजे पे कोई लीगल डैमेज तो होना चाहिए प्लेंटिफ को, तभी ना जाके तुम क्या कर पाओगे, बताओ, केस कर पाओगे। तो एक प्रकार का जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है लीगल डैमेज होना प्लेंटिफ को। ठीक है, किसी भी एक्ट या फिर ओमिशन को करना डिफेंडेंट द्वारा। ठीक है, एंड लीगल डैमेजेस होना किसको? प्लेंटिफ को। द wrongful act must be of such a nature as to give rise to a legal remedy। अब वो नेचर इस प्रकार से होना चाहिए उस रॉन्गफुल एक्ट का, जिसके रॉन्गफुल एक्ट का इस प्रकार का नेचर होना चाहिए वो रॉन्गफुल एक्ट का, जो एक लीगल रेमेडी को जन्म दे। मतलब लीगली आप रेमेडी सीख कर पाओ, मांग पाओ, लीगली आप रेमेडी मांग पाओ। ठीक है, ऐसा कोई अगर एक्ट है, लीगली रेमेडी तुम नहीं मांग सकते, ठीक है, लीगली रेमेडी तुम नहीं मांग सकते, तो वो तो नहीं चलेगा। तुमको लीगली रेमेडी मांगना होगा, जो कोई ऐसा काम करने से, कोई ऐसा गलत काम करने से जो लीगल रेमेडी को जन्म दे, वही वो एक प्रकार का टॉर्ट होता है, तब वो टॉर्ट में आ जाएगा। क्योंकि अगर रेमेडी नहीं है, मतलब कोई ऐसा लीगल काम है, सॉरी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट है जो डिफेंडेंट ने किया, एक गलत काम डिफेंडेंट ने किया, लेकिन इसके लिए कोई रेमेडी है ही नहीं, तो वो टॉर्ट के अंदर नहीं आएगा। कोई लीगल रेमेडी है ही नहीं, तो वो टॉर्ट के अंदर तो नहीं आएगा, किसी और जगह पे चला जाएगा, लेकिन टॉर्ट के अंदर नहीं आएगा। wrongful act must be of such a nature as to give rise to a legal remedy। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा? एक है डिफेंडेंट को कोई भी किसी प्रकार का एक्ट करना है, ओमिशन करना है। दूसरा, प्लेंटिफ को किसी प्रकार के लीगल डैमेज होना चाहिए, एंड इस प्रकार का गलत काम आपने किया है जिसके कारण आपको लीगल रेमेडी जो है उसका जन्म होना चाहिए, कि लीगल रेमेडी दे पाए, इस प्रकार का एक सोल्यूशन होना चाहिए। अगर सोल्यूशन नहीं है तो वो टॉर्ट में नहीं आएगा। ठीक है, लीगल रेमेडी तो कैसे याद रखोगे? एक्ट और ओमिशन, लीगल डैमेजेस, लीगल रेमेडी। ठीक है, एक्ट या फिर ओमिशन, लीगल डैमेजेस एंड लीगल रेमेडी, इस प्रकार से तुम याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अब जो हम लोग रॉन्गफुल एक्ट कह रहे हैं ना, रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या होता है, लीगल डैमेजेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। रॉन्गफुल एक्ट बहुत सीधी भाषा में तुम समझो कि द एक्ट कंप्लेन्ड
complaint of should under the circumstances be legally wrongful as regards the party complaining. In other words, simple words में, it should prejudicially affect any of the above mentioned interest and protected by law. Thus, every person whose legal rights, example, right of reputation, right of bodily safety and freedom, and right to property are violated without legal excuses, has a right of action against the person who violated them, whether loss results from such violation or not. ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, किसी भी इंसान को अगर उसका लीगल राइट को हार्म हो, अब लीगल राइट कुछ एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल बहुत क्लियरली लिखा है, राइट टू रेप्यूटेशन, तुम्हारे रेप्यूटेशन को कोई हार्म कर रहा है, राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी, तुम्हारे बॉडी जो है, बॉडीली सेफ्टी मतलब तुम्हारा बॉडीली सेफ्टी मतलब तुम अपने इस धर के साथ तुम चल सकते हो, जा सकते हो इधर उधर, बॉडी के साथ इधर उधर जा सकते हो पूरा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। और तुम्हारा सेफ्टी जो है ये तुम्हारा राइट है, कोई भी आके तुमको अटैक नहीं करेगा, ये तुम्हारा राइट है। अगर कुछ हो रहा है, ठीक है, तो वो तो रॉन्गफुल एक्ट में आ जाएगा, राइट। बॉडीली सेफ्टी, फ्रीडम, तुम्हारा फ्रीडम कोई छीन नहीं सकता, तुमको कोई पिंजरे में बंद नहीं कर सकता। राइट टू प्रॉपर्टी, तुम अपने ही खुद की प्रॉपर्टी में, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब होता है तुम अपने ही प्रॉपर्टी में खुद बैठे हो, कोई अगर दूसरा इंसान आके, ये भी टॉट में आ जाता है, मैं तुमको समझाता हूँ कि ये तुम्हारा प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये आपकी कॉलोनी के गुंडे, ठीक है, कॉलोनी के गुंडे आके तुम्हारे प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, ठीक है, तुम्हारा प्रॉपर्टी है, तुम्हारा राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन तुम कॉलोनी के गुंडे आके तुमको तुम्हारे प्रॉपर्टी के ऊपर जब्त कर लिया, यहाँ पे बैठ के वो लोग हर शाम को पार्टी करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ ना, ये वायोलेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये टॉर्ट में आ जाएगा, ये एक रॉन्गफुल एक्ट है, ठीक है। यहाँ पर पता है एक प्रकार का रेमेडी जो इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, वो आप लास्ट में देखोगे, वहां पे बताया जाता है कि अगर इस प्रकार का कोई काम हो रहा है तो आप कोशिश करो उनको निकालने के लिए, विदाउट हार्मिंग देम, विदाउट मतलब फिजिकली हार्मिंग देम, आप कोशिश करो उनसे बात करके निकालने के लिए। अगर नहीं हो रहा है फिर तो तुमको जुडिशियल रेमेडी में आना होगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में तुम बात कर सकते हो, ऐसा नहीं देखो तो सर ऑब्वियसली बात तो करेंगे ही ना, ये अब बोलने वाला चीज है क्या, नहीं, बोल के लिख के रखना है ये सारा चीज, वरना क्या हो जाता है कि छोटे मोटी चीज को लेकर ना कोर्ट में जो है बवाल हो जाता है। ये गुंडे कहेंगे कि सर इन्होंने मुझको गाली दिया, मेरे को कंपेंसेशन चाहिए, तो कोर्ट क्या कहेगा वहां पे, कोर्ट बोलेगा तुम गाली खाने वाले काम किए, तुम उसके प्रॉपर्टी में आके बैठे हो और उसका पूरा राइट है, उसका राइट, एक्स्ट्रा जुडिशियल राइट है उसके पास कि वो तुमको डांट सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने प्रॉपर्टी से। समझ में आ रहा है ये वाला चीज, तो या आगे जाके देखेंगे, इतना तुम समझ लो यहाँ पे जितना मैंने बताया। Right to bodily safety and freedom and the right to property are violated without legal excuses. Has a right of action. Has a right of action against the person who violated them. जिन्होंने वायोलेशन किया उसकी अगेंस्ट तुम्हारा कोई राइट टू एक्शन बनता है, तो वो होता है रॉन्गफुल एक्ट। ये समझ में आ रहा है, आगे देखेंगे हम लोग। ओके, लीगल डैमेजेस जो हम लोग बात करते हैं ना कि लीगल डैमेज होना होगा, लीगल डैमेज होना होगा। लीगल डैमेजेस में दो प्रकार के डैमेजेस आता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये देखो, इट इज नॉट एवरी डैमेज दैट इज अ डैमेज इन द आईज ऑफ द लॉ, ठीक है, हर डैमेज डैमेज नहीं है। शायद आपको लग रहा होगा आपको डैमेज हुआ हो, लेकिन आईज ऑफ द लॉ में वो डैमेज नहीं है, ठीक है। इट मस्ट बी अ डैमेज विच द लॉ रिकॉग्नाइजेस। लॉ अगर उस डैमेज को डैमेज रिकॉग्नाइज कर रहा है तभी जाके कुछ हो पाएगा, वरना किस बात का रेमेडी। तुम तो अपने आप सोच सकते हो कि यार ये मेरा डैमेज हो गया, वो मेरा डैमेज हो गया, लेकिन लॉ को रिकॉग्नाइज करना होगा कि सही में डैमेज हुआ कि नहीं। इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी लीगल इंजरी एंड इन्वेशन ऑफ द लीगल राइट। In the absence of an infringement of the legal right, an action does not lie. Also, where there is an infringement of a legal right, an action lies even though no damages may have been caused, as stated in Ashby versus White. तो एशबी वर्सेस वाइट एक केस लो है, ये आप कोट कर सकते हो, ये आप कोट कर सकते हो एग्जामिनेशन में।
जब तुमको ना डैमनम सिने इंजरी, इंजरी सिने डैमनम के बारे में पूछेगा, तुम ये सब कोट कर सकते हो। लीगल डैमेजेस के बारे में पूछेगा, तुम ये सब कोट कर सकते हो। तो इसको लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कर देता हूं हाईलाइट। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अंडरस्टूड? ओके। एशबी वर्सेस वाइट, यहां पे क्या बताया, मोटा मोटा क्या बताया सर? बताया ये कि देखो डैमेज जो है ना, ये जो डैमेज है, ये तुम्हारे तुम्हारे आइस में, तुम्हारे नजर में ये डैमेज शायद डैमेज हो। यस, इट्स अ डैमेज। लेकिन अगर लॉ के नजर से देखें हम लोग, तो नो, इट इज नॉट अ डैमेज। ठीक है, तो लॉ कह रहा है कि एक्चुअल में डैमेज है क्या। ठीक है, लॉ कह रहा है कि देखो तुम जो भी डैमेज सोचो वो डैमेज नहीं बन जाता। मैं बताऊंगा तुमको कि डैमेज क्या होता है। अगर तुम्हारा लीगल राइट छीन रहा है, लीगल राइट, अच्छे से समझ, लीगल राइट अगर तुम्हारा कोई छीन रहा है, लीगल राइट, या फिर इन्फ्रिंज कर रहा है, इन्वेज कर रहा है, मतलब इन्वेजन का मतलब होता है कोई जबरदस्ती कर रहा है, ठीक है, आके तुम्हारे लीगल राइट को छीन रहा है तुमसे, ठीक है, इन्फ्रिंज कर रहा है लीगल राइट को, तब जाके हम लोग कहते हैं कि डैमेज हुआ है, डैमेज हुआ है। ठीक है, डैमेज हुआ है, तब जाके हम लोग कहते हैं। तुम्हारा, सुनो अच्छे से, टॉट में क्या है ना, मैं तुमको समझाता हूँ। डैमेजेस में ना शायद तुम्हारा मॉनेटरी लॉस हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉनेटरी लॉस हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया गया है, लीगल राइट टूटा है, लीगल राइट जो है आपका, उसको इन्फ्रिंजमेंट हुआ, उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, तो वो डैमेज है, तो वो डैमेज है, लॉ कहता है। तो डैमेज क्या है सर? डैमेज का सिंपल मतलब होता है कि in other words there should be legal injury or invasion of the legal right in the absence of an infringement of a legal right and actionable does not right. तो अगर लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट ना हुआ हो, एब्सेंस, देखो अगर लीगल राइट का, अगर लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट ना हुआ हो, एब्सेंट हो, तो वहां पे कोई एक्शन राइज ही नहीं होता, डज नॉट लाइक, कि उसके अगेंस्ट तुम कुछ कर नहीं सकते। लीगल राइट को इन्फ्रिंज करना होगा, लीगल राइट को। अगर तुम निशाना मार रहे हो ना, तीर लगा के निशाना कर रहे हो ना, तो उस इंसान के बॉडी पे निशाना मत करो, उसके लीगल राइट पे निशाना करो, तब जाके तुम एक रॉन्गफुल एक्ट कर पाओगे। सर आप बढ़ावा दे रहे हो क्या रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुमको समझा रहा हूं। अब इसको और क्लियरली समझेंगे। तुमको लग रहा होगा सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। लीगल डैमेजेस मतलब लीगल राइट को इन्फ्रिंज करना, इतना तुम समझ लो। लीगल डैमेजेस मतलब लीगल राइट को इन्फ्रिंज करना, ठीक है, वो हो जाता है लीगल डैमेजेस। अब लीगल डैमेजेस के ऊपर ना दो प्रकार के बहुत ब्यूटीफुल डैमेजेस आते हैं। पहला डैमेज जो है वो है डैमनम सिने इंजुरिया, दूसरा है इंजुरिया सिने डैमनम। ये दो मैक्सिम्स है जो इसके अंदर आ जाता है। डैमनम सिने इंजुरिया का मतलब होता है डैमेज होना लेकिन इंजरी नहीं होना। ठीक है, अब ये जो इंजरी है, मतलब इंजरी को तुम इस प्रकार से इंटरप्रिएट कर सकते हो। इंजरी को किस प्रकार से इंटरप्रेट करो? इंजरी मतलब क्या सर? दर्द, मतलब खून निकल जाना, मतलब कहाँ कहीं पे चोट लग जाना, वो इंजरी नहीं। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, इंजरी का मतलब यहां पे होता हो, इसका मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, या फिर लॉ को तोड़ना। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर लीगल राइट। ठीक, इसका मतलब होता है इंजरी का मतलब होता है डैमनम से इंजरी, डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ये तुम लिख लो, डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ। डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, ये है डैमनम सिने इंजुरिया। डैमेज विदाउट इंजरी, मतलब इंजरी का मतलब होता है वायोलेशन ऑफ लॉ। वायोलेशन ऑफ लॉ मतलब तुम्हारा लीगल राइट। ठीक है, इसको अलग अलग प्रकार से तुम इंटरप्रेट कर सकते हो। डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लीगल राइट भी लिख सकते हो तुम। क्या लिख सकते हो? डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लीगल राइट भी लिख सकते हो तुम। इसको लॉ के जगह लिख सकते हो लीगल राइट। लेकिन तुमको लिखना क्या है? लिखना है डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ।
ठीक है, एग्जामिनेशन में क्या लिखना है, ये लिखना है डैमेज विदाउट इंजरी, प्लस तुम ये भी लिख सकते हो डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, अब इंजरी मतलब क्या, मैंने तुमको बताया था वायोलेशन ऑफ लॉ, तो तुम सबसे पहले क्या लिखोगे, वायोलेशन, वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट डैमेज, क्या, विदाउट डैमेज, वायोलेट हुआ है लॉ विदाउट इन डैमेजेस, मतलब लीगल राइट, वायोलेशन ऑफ लॉ मतलब लीगल राइट, डैमेज हुआ है विदाउट लीगल रो, वायोलेशन ऑफ लॉ लीगल राइट को वायोलेट हुआ है विदाउट एनी डैमेजेस। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, नहीं समझे सर, समझाऊंगा, देखो बहुत अच्छे से देखना है, बहुत ब्यूटीफुली देखना है, देखो समझना है इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं डेमनम सनी इंजुरिया, सबसे पहले डेमनम सीने इंजुरिया, या तुम इसको कह सकते हो डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, समझना है, डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ। अब डैमेज कैसे करे कि लॉ ही ना टूटे, डैमेज कैसे करे कि लॉ ही ना टूटे, डैमेज कैसे करे कि लॉ ही ना टूटे, ये है न्यू मार्केट, न्यू मार्केट। अब किसी भी शहर में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में न्यू मार्केट तो रहेगा, कहीं पर भी तुम हो जाओ, न्यू मार्केट। ठीक है, ये है दो वेंडर्स, एक के पास है सब्जी, ठीक है, ये है, ये है हमारे राम भैया, ठीक है, ये है हमारे राम भैया, टोपी टोपा लगाया है भाई ने, ठीक है, कौन सा भाई है सर, ये है हमारा, ये है हमारा, बताओ कौन, ये है हमारा, ये है हमारा श्याम भैया, श्याम ब्रो, ये हमारा राम ब्रो। ठीक है, अब देख भाई हो क्या रहा है, श्याम ब्रो जो है ना, ये दुकान कब से लगा रहा है पता है, 2025, 2025 जनवरी 26 से, जनवरी 26 2025। और पता है राम ब्रो कब से दुकान लगा रहा है, 1997 01 26, ये भी 26 जनवरी 1997 से दुकान लगा रहा है राम ब्रो। तो कौन सबसे पुराना, राम भैया सबसे पुरानी। ठीक है, अब आया कौन अभी लेटेस्ट में, श्याम ब्रो। अब ये जो है ना राम भैया, जिस लोकेशन में वो दुकान करते थे वहां पर सिर्फ वही थे एक वेंडर जो सब्जी बेचते थे, और कोई नहीं था। अचानक से जनवरी में उन्हीं के बगल में एक वेंडर लग गया, उन्हीं के बगल में एक सब्जी वाला आ गया जिनका नाम है श्याम ब्रो। अब श्याम ब्रो आने से क्या हो गया, श्याम ब्रो बहुत हैवी डिस्काउंट्स भी देंगे क्योंकि नया नया बिजनेस है, तो राम ब्रो को थोड़ा नुकसान होने लग गया। धीरे 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 राम ब्रो के पास जितने भी सारे कस्टमर्स थे ना, वो आधा हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स चले गए। कुछ लॉयल कस्टमर्स थे जो राम ब्रो के पास रह गए, एंड कुछ अनलॉयल कस्टमर्स थे जो श्याम ब्रो के पास चले गए, क्योंकि हैवी डिस्काउंट्स मिल रहे थे भाई, तो चले गए। ठीक है, अब एक बात बात बताओ, डैमेज हुआ कि नहीं, राम भाई को डैमेज हुआ कि नहीं, बता दो फटाफट। राम भाई को डैमेज हुआ, राम भाई को डैमेज हुआ, हाँ कि नहीं, बता दो ना फटाफट, सोच के बताओ, सोच के आराम से, ऐसा मतलब जल्दबाजी में नहीं, आराम से सोच के बताओ। राम ब्रो को डैमेज हुआ कि नहीं बताओ, राम ब्रो को डैमेज हुआ कि नहीं। अब तो राम ब्रो सैड हो गए,
हाँ सर, क्योंकि उनको डैमेज हुआ। किस प्रकार का डैमेज हुआ सर? मॉनेटरी डैमेज हुआ, पैसे का, मनी। पैसे कम कमा रहे वो अभी, मॉनेटरी डैमेज हुआ। वो पहले दिन का 5,000 कमाते थे, अब वो दिन का कमा रहे 2,500। तो क्या मॉनेटरी डैमेज हुआ? हाँ सर, मॉनेटरी डैमेज तो हुआ। अगर मॉनेटरी डैमेज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है सर? ये हो रहा है डैमेज। डैमेज तो हो रहा है, लेकिन क्या कोई लॉ टूटा? शाम ब्रोज उसके बगल में वेंडर एक दुकान लगा, ठेला लगा, क्या उसने कोई लॉ तोड़ दिया क्या इससे? हाँ जी, इलीगली है क्या, या इलीगल है क्या दुकान लगाना? हाँ जी बताओ, ठेले पे इलीगल है? नहीं है सर, लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगा सकते, आराम से लगा सकते सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से लगा सकते। तो क्या कोई लॉ टूटा? बताओ ना, कोई लॉ टूटा? नहीं, कोई लॉ तो नहीं टूटा। क्या कोई लॉ टूटा? नहीं, लॉ नहीं टूटा। वायोलेशन ऑफ लॉ हुआ? नहीं हुआ। वायोलेशन ऑफ कोई लॉ नहीं हुआ। क्या इसके लीगल राइट को हार्म हुआ? नहीं सर, लीगली तो उसके राइट को कुछ हार्म नहीं हुआ। ठीक है, मॉरली हुआ है, क्योंकि ये पहले बहुत कमाता था, अब को थोड़ा कम कमा रहा है, मॉरली हुआ है। तो ये क्या है? डेमनम सिनी इंजुरिया, मतलब डैमेज तो हुआ, डैमेज तो हुआ, लेकिन लॉ नहीं टूटा। वायोलेशन ऑफ लॉ नहीं हुआ, विदाउट वायोलेटिंग एनी लॉ, विदाउट वायोलेशन ऑफ एनी लॉ। क्या ये समझ में आ रही है डेमनम सिनी इंजुरिया? फिर से बताओ, डेमनम सिनी इंजुरी का अर्थ ये होता है कि डैमेज होना लेकिन वायोलेशन नहीं होना, लॉ का वायोलेशन नहीं होना, लॉ का वायोलेशन नहीं होना। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत ब्यूटीफुल सर। ठीक है, अब देखो, ये है, ये वाला पोर्शन एक बार देख लो अच्छे से तो मजा आ जाएगा। डेमनम सिनी इंजुरी एक बार रीड करेंगे हम लोग। डैमनम मीन्स हार्म, लॉस और डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ एक्सेट्रा। इसका मतलब डैमनम का मतलब होता है, ठीक है। इंजुरिया माने इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट, ठीक है, जो मैंने तुमको बताया था, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट कन्फर्ड बाय द लॉ ऑन द प्लेंटिफ। मतलब उसी उसी प्रकार से तुम इसको जो है इस भाषा में डिलीवर कर सकते हो कि वायोलेशन ऑफ लॉ, इन्फ्रिंजमेंट, इंजुरी मतलब वायोलेशन ऑफ लॉ, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट होने से क्या होता है? वायोलेशन ऑफ लॉ होता है। The maxim means that in a given case a man may have suffered damage. इस मैक्सिम का अर्थ ये होता है कि किसी भी गिवन केस में एक इंसान को डैमेज हो ही सकता है, डैमेज, एंड येट हैव नो एक्शन इन टॉट, मतलब डैमेज तो हुआ है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, वो केस नहीं कर सकता, वो केस नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज द डैमेज इज नॉट टू एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ टॉट, क्योंकि ये जो डैमेज हुआ है वो टॉट प्रोटेक्ट, लॉ प्रोटेक्ट नहीं करता, लॉ इस डैमेज को रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि इसने कोई भी किसी प्रकार का गलत काम तो नहीं किया है ठेला लगा के। क्या बताओ, राम भैया क्या श्याम भैया के ऊपर, श्याम ब्रो के ऊपर क्या केस कर सकता है? आंसर है नहीं, केस नहीं हो सकता, केस कर ही नहीं सकते। क्यों? क्यों कर नहीं सकते? कोई डैमेज क्लेम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता इन सब चीजों को। तुमको लीगली हार्म को ढूंढना होगा। अब तुमको लीगल हार्म मैं दिखाता हूं, देखो, लीगल हार्म तुम ढूंढ रहे थे ना, दिखाता हूं, देखो। पहले लिख लो मैक्सिम, इंजोरिया सिने डैमनम। इसका अर्थ होता है वायोलेशन ऑफ लॉ। इसका जो भाई मेरे अर्थ होता है ना, वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट विदाउट डैमेज, डैमेज, ठीक है। इसको सर समझाओ अच्छे से। तो तुमको समझाने के लिए बैठा हूं भाई मैं। देखो, एक बंदा चिंटू, चिंटू कह सकते हो इसको, इसको कह सकते हो दीपंकर, इसको कह सकते हो जाना, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। सर आप सारे बंगाली नाम बता रहे हो सर। चिंटू भाई सबका होता है, चिंटू भाई, ये चिंटू यार, चिंटू हर घर में होता है। ये है चिंटू, ठीक है। ये अपने पीछे बस्ता पकड़ के, अपना खुद का बस्ता पकड़ के, ठीक है, स्कूल से आ रहा था। कहाँ से आ रहा था बताओ? स्कूल से आ रहा था चिंटू भाई। सर चिंटू के मुंह मुंह को क्या हुआ सर? कुछ नहीं भाई,
हो जाता, बचपन में हो जाता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, चिंटू स्कूल से आ रहा था, ये स्कूल उनका, ठीक है, स्कूल से आ रहा था और उसका घर है, ये है उसका घर। ज़्यादा 10 मिनट लगता है स्कूल से, घर से स्कूल, एंड स्कूल से घर 10 मिनट लगता है। लेकिन चिंटू ने क्या सोचा, नहीं यार, सीधे सीधे क्यों जाएंगे। चिंटू ये वाला रास्ता पकड़ा, ये करके। चिंटू को इस प्रकार से आना था घर, ठीक है, इस प्रकार से आना था घर। अब जब चिंटू रास्ते पे चल रहा था ना, चिंटू रास्ते पे चल रहा था, चलते जब चिंटू यहाँ पे पहुंचा ना, यहाँ पे एक डॉगी खड़ा था यहाँ पे, ठीक है, चिंटू को अटैक करने के लिए पूरा रेडी, खूंखार डॉगी, ठीक है, टिबेटियन मिस्टिफ, वो खड़ा था, सोच ले। या फिर कोई और बुलडॉग, या फिर कोई और सर, हाँ बताओ ना, कोई भी खूंखार, खूंखार आप डॉगी पकड़ सकते हो, ठीक है। लैब्राडोर नहीं सर, लैब्राडोर थोड़ी ना बाइट करता है, ज्यादा करते हैं भाई मेरे। अच्छा सुनो, यहाँ पे एक डॉगी खड़ा था, खूंखार, ठीक है। अब चिंटू क्या करेगा, चिंटू दौड़ेगा, डॉगी को देखा, डॉगी को बिना कोई मतलब के चिंटू ने पत्थर फेंका डॉगी के ऊपर, डॉगी को हो गया गुस्सा। अब डॉगी चिंटू के पीछे और चिंटू डॉगी के आगे, दर 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 ये ऐसे 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 करके ना, ऐसे 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 दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अचानक से उसने इस जगह पे एक घर था, ठीक है, इस जगह पे एक घर था जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी था, और फेंसिंग वेंसिंग लगा के यहाँ पे रखे थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसे फेंसिंग वेंसिंग था। ऊपर में एक बहुत बड़ा सा बोर्ड भी लगा था, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, या फिर ट्रेसपासर्स विल बी फाइंड 10,000। ठीक, बहुत बड़ा प्राइवेट प्रॉपर्टी। चिंटू क्या करेगा, चिंटू को बचना था, अब डॉगी काट लेगा। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऊपर जंप करके ऐसे, मतलब दीवार से कूद के यहाँ पे आ गया। जैसे वो आ गया, डॉगी से बच गया, ठीक है। अब यहाँ का जो ओनर है, उसने चिंटू का कान पकड़ लिया, बोला कि तूने ट्रेसपास क्यों किया। चिंटू ने बोला, मेरे को डॉगी 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 मेरे को डॉगी पकड़ा था सर, मेरा कोई गलती नहीं है सर, मेरे को डॉगी पकड़ा था सर। तो ये ओनर ने चिंटू को बोला, अपने पापा को फोन लगाओ। पापा आए यहाँ पे, पापा ने बोला, थैंक यू सर, मेरे मेरे बच्चों को, मेरी चिंटू को बचाने के लिए, चिंटू बहुत बदमाश है। तो प्रॉपर्टी ओनर बोले, वो थैंक यू उनको बाद में, लेकिन ये 10,000 का फाइन पेमेंट कर दो फटाफट मुझे। बोले, क्या बात कर रहे हो, आपके प्रॉपर्टी में वो आया, आपको कोई नुकसान हुआ क्या, किसी प्रकार का, आपके फूल के पौधे जो है उसको उसने तोड़ दिया, अपने गमले जो है उसने तोड़ दिया जंप करने के टाइम, ऐसा कुछ डैमेज वगैरह हुआ क्या। नहीं नहीं, कुछ डैमेज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुमको पेमेंट करना 10,000। क्यों सर, दीवार टपक टपक कर आने से मुझको पेमेंट करना है, ठीक है। मैंने दीवार दीवार जो है वो टपक कर आया, मैंने ट्रेस पास किया, एंड दैट्स वाई यू आर आस्किंग मी टू पे अ सम ऑफ 10,000 रुपीज। तो ओनर ने बोला, भाई मेरे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में बहुत बड़े बोर्ड में लिखा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्रेसपासर्स विल बी फाइंड। अगर ऐसा लिखा है तो ये क्या है, लॉ है, इस घर का नियम है, तुम आ नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चिंटू के पापा को क्या पैसा देना होगा, आंसर है यस। क्यों, क्यों, यहाँ पे तो डैमेज नहीं हुआ सर, कोई डैमेज नहीं हुआ, प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं हुआ, क्या वायोलेशन ऑफ लॉ हुआ। यस, वायोलेशन ऑफ लॉ हुआ, एक लॉ था इस घर में, ठीक है, कि ट्रेसपासर्स जो है वो, उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। ट्रेसपासर्स मतलब बिना इजाजत तुम किसी के प्रॉपर्टी में एंट्री लेना, फाइन। तो वायोलेशन ऑफ लॉ हुआ बिना किसी डैमेज के, चिंटू को 10,000 रुपए देना पड़ा, चिंटू के पापा को, एंड चिंटू को घर में अलग से धुलाई, ठीक है। इससे अच्छा डॉगी से काट ही खा लेता, मतलब डॉगी को अलाउ कर देता, थोड़ा सा काट ले, से क्या हो जाता, पापा से बच जाते यार, पापा जो धुलाई है बेल्ट से निकाल के, मतलब इतना डेंजर, ठीक है। जो भी हो, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि सर वायोलेशन हो रहा है लॉ का, लेकिन कोई डैमेज, दूर दूर तक डैमेज नजर नहीं आ रहा है,
तो क्या सर ये इनफ्रिंजिबल डैमेज है, मतलब ये क्या हम लोग जा सकते कोर्ट में? बताओ, ये इन्फ्रिंज है राइट्स का, बताओ इन्फ्रिंजिबल राइट्स है, बताओ। हाँ, राइट्स को इन्फ्रिंज हुआ है, बताओ। अगर यस देन टेल मी यस हुआ है तो देखो, ये डेमनम सिन इंजुरिया हो गया। अब इंजुरियस इन डेमनम, इट मींस इंजरी विदाउट डैमेज, दैट इज वेयर देयर इज नो डैमेज, कोई डैमेज ना हुआ हो, रिजल्टेड येट इट इज एन इंजरी और रॉन्ग, फिर भी वो गलत काम है। ट्रेसपासिंग करना गलत काम है, इन डॉट। वेयर देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए लीगल राइट नॉट रिजल्टिंग इन हार्म बट प्लेंटिफ कैन स्टिल सू, प्लेंटिफ सू कर पाएगा। मतलब प्लेंटिफ कौन? हाँ, उस प्रॉपर्टी का मालिक, उसने केस कर दिया चिंटू के पापा के ऊपर, वो केस कर पाएगा। स्टिल सू, कैन सू, डॉट के अंदर कैन सू, केस कर पाएगा। समझ में आ रहा है? अगर डैमेज ना हुआ हो तब भी केस कर पाएगा। क्या ये समझ में आया है? हाँ जी, ठीक है। तो इंजरिया सिने डैमनम ये 2000% एग्जामिनेशन में आएगा, 2000% एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, इसको तुमको बहुत अच्छे से करना है, 2000%। एसबी वर्सेस वाइट जो है इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा रील, जहां पे मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है, एक बार चेकआउट कर लेना है। डाउट हो तो मुझको पूछ लेना है, ठीक है। इंजुरिया सिने डैमनम क्या होता है? इंजुरिया, वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट डैमेज। और ऊपर में देखो, डी से डैमेज याद रखना, सिर्फ डी से डैमेज, डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, खत्म। ठीक है, इन वर्ड्स को याद रखना, तुम अपने आप लिख पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। डैमनम, डैमेज अगर हुआ विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ तो वहां पे कोई भी लीगल राइट, लीगल रेमेडी अराइज नहीं होता। नो लीगल राइट, नो लीगल रेमेडी इन केस ऑफ डैमनम सिने इंजुरिया। लेकिन इंजुरिया सिने डैमनम में लीगल राइट अराइज होगा, लीगल रेमेडी भी अराइज होगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी। दोनों जो एग्जाम्पल मैंने बताया ना तुमको, चिंटू का और वो वेंडर का, राम एंड श्याम भैया के, राम एंड श्याम ब्रो के वेंडर, ये दोनों एग्जाम्पल तुम एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, तो तुमको वो एग्जामिनेशन में भी चिपका डालना है। और अगर तुमको बहुत ज्यादा रेलिवेंट लिखना है तो तुमको ये केस लॉस करना है। ये केस लॉस तुमको होमवर्क में देता हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा केस लॉ। ठीक है, कुछ केस लॉस जो है मैं नेक्स्ट क्लास तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी होमवर्क है, इसको एक बार देख लेना है तुमको बहुत अच्छे से। ठीक है, और एक चीज, लीगल रेमेडी जो हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे फटाफट। देखो, लीगल रेमेडी का मतलब होता है द थर्ड कंडीशंस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ टॉर्ट इज लीगल रेमेडी। मतलब कोई भी लीगल क्राइम अगर हो रहा हो, लीगली रॉन्ग हो रहा हो, उसके अगेंस्ट लीगल रेमेडी भी होना चाहिए। अगर लीगल रेमेडी नहीं है तो वो किस बात का गलत काम। ठीक है, दिस मीन्स दैट टू कंस्टिट्यूट टॉर्ट, टॉर्ट होने के लिए रॉन्गफुल एक्ट तो होना ही है, लेकिन उसके अंदर रेमेडी भी होना है। द मेन रेमेडी फॉर अ टॉर्ट इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में मतलब बताओ, जो पहले से हम लोगों ने कैलकुलेट ना कर रखा हो, जो कोर्ट द्वारा कैलकुलेशन होता है। Although some other remedies, example injunction, may be obtained in addition to damages, or specific restitution may be claimed in actions for the detention of a cattle. Self-help is a remedy of which the injured party can avail himself without going to a law court. It does not apply to all torts, and perhaps the best example of these is which is does not apply is trespass of a land. Trespass of a land. Trespass of a land. एग्जाम्पल देखो, समझोगे, टेंशन ना लो। तुम सोच रहे हो सर क्या क्या बवाल लिख दिया सर यहाँ पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन नहीं लेने का भाई मेरे। यहाँ पर देखो, A finds a drunken stranger in his room who has no business to be there in it. तुम अचानक कोचिंग वोचिंग करके घर जा रहे हो और घर जाके देखो भैया एक ड्रंकन स्ट्रेंजर तुम्हारे रूम में लेटा हुआ है, एंड दस दिस इज ट्रेसपास। ये क्या है? ट्रेसपास है। ही मतलब कौन? ए इज एंटाइटल्ड टू गेट रिड ऑफ हिम इफ पॉसिबल विदाउट फोर्स। इफ पॉसिबल विदाउट फोर्स, जो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि यहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी भी है कि तुमको कोर्ट नहीं जाना है। कोई बंदा सोया हुआ है तुम्हारे रूम में, तुम क्या लॉयर को जाके फोन करोगे सर मेरे यहाँ पे, नहीं उसको लात मार के भगाओगे? लात मार के भगाएंगे ना, तो ये क्या है सर? लात मार के नहीं भगा सकते सर, यहाँ पे लिखा है विदाउट फोर्स, विदाउट फोर्स लिखा है सर। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल। थोड़ा बहुत लात मार के भगाओगे उसको, ठीक है। अब वो ड्रंकन है, उसको क्या पता चलेगा उसको लात मार पड़ रहा है या फिर क्या, जो भी है। लेकिन हाँ, लॉ बता रही है फोर्स यूज मत करना,
ठीक है, लॉ बता रहा है फोर्स यूज मत करना, लेकिन तुमको कोर्ट नहीं आना है, तुम अपने आप ही इसको निकाल सकते हो। बट इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, अगर तुमको दिख रहा है कि नहीं बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, तो पुलिस को फोन लगाओ। नॉट पॉसिबल विथ सच फोर्स एज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस में वारंट, तो तुम उसके बाद केस कर सकते हो, पुलिस आएगा और उसको निकालेगा। ठीक है, समझे? समझ में आ रहा है? तो ये आ जाएगा लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी मतलब कोई भी लीगल राइट अगर इन्फ्रिंज हो रहा हो तो एक प्रकार का लीगल रेमेडी भी जन्म होना होगा, लीगल रेमेडी भी अराइज होना होगा, जिसके अगेंस्ट तुम मांगोगे। तुम कौन हो? तुम हो प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मतलब कौन सर? प्लेंटिफ मतलब वो बंदा जो केस करता है। तुम क्या केस करोगे? सुनो ना यार, एक एग्जांपल लेता हूं मैं तुमको। तुम जा रहे हो कोर्ट में, ठीक है, जज साहब को बोल रहे हो कि सर सुनिए ना, ऐसा ऐसा बात है। ठीक है, तो जज साहब ने तुमको बोला कि ठीक है, मैंने सब कुछ सुना, अब तुम क्या चाहते हो? तुम बताओगे नहीं सर कुछ नहीं चाहते सर, ऐसे ही सर आए हैं, कोई लीगल रेमेडी वगैरह नहीं चाहिए सर हमको, ऐसे आइए टाइम पास सर। तो कोर्ट वाला जज तुमको पेल देगा वहीं पे। तो इसलिए तुमको क्या करना है, याद रखना, टॉर्ट कंस्टिट्यूट होने में लीगल रेमेडी भी चाहिए होगा। अगर कोई लीगल रेमेडी तुमको नहीं चाहिए या फिर अराइज ही नहीं हो रहा है तो वो टॉर्ट नहीं है। ठीक है, एक है क्या बताओ, लीगल डैमेजेस, लीगल रेमेडी एंड दूसरा रॉन्गफुल एक्ट। ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट्स है फॉर कंस्टिट्यूटिंग अ टॉर्ट। इस बात का ध्यान रखना। wrongful act, legal remedy and legal damages। wrongful act, legal remedy and legal damages, ये तीन चीज याद रखना। इससे बनता है टॉर्ट, इससे बनता है टॉर्ट। ठीक है, इससे बनता है टॉर्ट। देखो फिर से देखो ऊपर में, wrongful act, legal damages एंड लीगल रेमेडी, जो तुमको मैंने समझाया, लीगल रेमेडी, लीगल डैमेजेस एंड रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट। क्या ये समझे? क्या ये समझे कि नहीं? बताओ। नहीं नहीं, अच्छे से बताओ, क्या ये समझे कि नहीं? बहुत ज्यादा ही बवाल सर, कोई टेंशन वाली बात तो है ही नहीं सर। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। कहाँ से करेंगे हम लोग? नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग बहुत ब्यूटीफुल चीजें देखने वाले। सबसे पहले देखेंगे मेंस्ट्रुआ, जो हम लोग ने ऑलरेडी देख रखा है, लेकिन फिर भी देखेंगे मेंस्ट्रुआ। उसके बाद देखेंगे लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट, विद फॉल्ट, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। यहां से स्टार्ट होगा एकदम ब्यूटीफुल वाला थिंग। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे तुमको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, इस पे मैसेज कर दो। जो भी मैसेज करोगे सब रिप्लाई आएगा, एंड एक एक मैसेज का रिप्लाई आएगा, एंड एक एक डाउट को सॉल्व कर देंगे हम लोग। कोई टेंशन नहीं लेना, एग्जामिनेशन पास करके रहेंगे। ठीक है, दिमाग में कुछ भी डाउट नहीं रखना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।